क्लास 8 में जब मैं अलजेब्रा पढ़ रहा था तब यही सोच रहा था कि इस अलजेब्रा का जीवन में क्या यूज़ है। फिर सब्जी खरीदते समय जब 2 केजी आलू और 3 किलो प्याज खरीदना पड़ा तब मुझे 2x + 3y का कॉन्सेप्ट समझ में आया। बस x और y आलू और प्याज बन गए। यह मेरे लाइफ का न्यूटन मोमेंट था। मेरे लाइफ में यह न्यूटन मोमेंट दूसरी बार तब आया जब बॉल फेंकते समय मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पता चला। तीसरा समय यह न्यूटन मोमेंट आया अभी कुछ साल पहले जब मैंने मैथ्स का इस्तेमाल स्टॉक मार्केट में होते हुए देखा। स्टॉक मार्केट में उतना ही मैथ्स है जितना मटर पनीर में मटर होता है। अगर आप इस मैथ्स को समझ गए तो आप स्टॉक मार्केट को भी समझ जाएंगे। सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं बल्कि सब कुछ। वैसे स्टॉक मार्केट में यूज होने वाला मैथ्स काफ़ी एडवांस लेवल का है, कॉम्प्लेक्स है और ढेर सारे अजीबोगरीब फॉर्मूला है। पर मैं यहाँ इसीलिए बैठा हूँ कि इस कॉम्प्लेक्स बात को इतना सिंपल बना दूँ कि आप समझ भी जाए और ये कंसेप्ट आपको याद भी रहे। शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है एवरेजिंग और परसेंटेज। परसेंटेज बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपने 100 रुपये का स्टॉक खरीदा और वो 80 रुपये हो गया तो आपका 20% लॉस होगा, और वह स्टॉक 80 से वापस 100 हो गया तो आपको 25% का प्रॉफिट होगा। अगर आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझ गए और अप्लाई करना सीख गए तो स्टॉक मार्केट में टॉप 50% इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स की लिस्ट में आ जाएंगे। इसका एक लाइव एग्जांपल भी देता हूँ। यस बैंक का शेयर सितंबर 2019 में 75 से 30 पे चला गया तो लॉस कितना हुआ? 60% का। और फिर अक्टूबर में स्टॉक 30 से 75 चला गया तो प्रॉफिट कितना हुआ? 150% का। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना। अब अगर किसी ने सितंबर में स्टॉक खरीदा तो उसे 45 रुपीज़ का लॉस हो गया, पर अगर अक्टूबर में फिर खरीद लिया तो क्या होगा? ऐसा करने से उसका एवरेज कॉस्ट ऑफ स्टॉक 30 + 75 / 2 = 52.5 हो जाएगा। अब जैसे ही स्टॉक 52.5 क्रॉस करेगा तो इन्वेस्टर को प्रॉफिट होगा। अगर स्टॉक वापस 75 आ गया तो कितने का प्रॉफिट होगा? 75 - 52.5 = 22.5। उस इंसान के पास 2 स्टॉक है तो टोटल प्रॉफिट होगा 45 रुपीज़। ये हुआ एवरेजिंग। अब अगर आप परसेंटेज और एवरेज दोनों का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और अप्लाई भी कर पा रहे हैं तो यकीन मान लो कि स्टॉक मार्केट में आपका नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी लगभग 0 है। आगे बढ़ते हैं। शेयर्स के बारे में बात हो चुकी है। एक शेयर एक कंपनी के एक यूनिट की तरह होता है जिसे आप पैसा देके खरीद सकते हैं, और जो खरीदता है वो शेयर होल्डर बन जाता है। उसी तरह एक कैटेगरी होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि इन शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलती है। किसमें प्रेफरेंस मिलती है? डिविडेंड्स में, प्रॉफिट में। इसीलिए जब भी हम कंपनी के इक्विटी शेयर का जजमेंट करेंगे तो इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शेयर होल्डर को यह जानना है कि कंपनी को एक शेयर से कितनी अर्निंग होती है, उसके लिए क्या करना होगा? कंपनी की टोटल इनकम निकालेंगे जो आपको डेटा में, वेबसाइट में अवेलेबल रहती है। उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो माइनस कर देंगे, ये डेटा भी अवेलेबल रहता है। और फिर उसे कंपनी के टोटल शेयर से डिवाइड कर देंगे, ये भी डेटा अवेलेबल रहता है। इससे हमें पता चलेगा कि मेरे और आपके जैसे नॉर्मल शेयर होल्डर्स की एक शेयर से कंपनी को अर्निंग कितनी मिलती है, और इसे अर्निंग पर शेयर भी या शॉर्ट में ईपीएस भी कहा जाता है। सारे कंपनी के ईपीएस का डेटा भी वेबसाइट में अवेलेबल है। हमने कंपनी के प्रॉफिट से कंपनी के टोटल शेयर को डिवाइड कर दिया तो पता चला कंपनी के एक शेयर से अर्निंग कितनी मिलती है। अब हम कंपनी के एक शेयर के वैल्यू से इस अर्निंग को डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें शेयर के प्राइस और उस शेयर के अर्निंग के बीच का रिलेशनशिप पता चल जाएगा। कंफ्यूज मत होइए, नंबर्स में बताता हूँ। कंपनी को मान लीजिए 100 रुपया प्रॉफिट हुआ, उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10 रुपया डिविडेंड दे दिया गया तो बचा कितना? 90 रुपया। अब मान लीजिए कंपनी के टोटल 10 शेयर है मार्केट में तो उसका अर्निंग पर शेयर हो गया 90 / 10 = 9। अब इस एक शेयर की वैल्यू 180 है तो कंपनी के शेयर के प्राइस और कंपनी के अर्निंग का बीच का रेशियो हो गया 180 / 9 = 20। इन शॉर्ट, कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो
20 हो गया। प्राइस अर्निंग रेशियो यानी पीई रेशियो। ये पीई रेशियो स्टॉक मार्केट में यूज किया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रेशियो है, पर हम इससे भी एक लेवल ऊपर जाएंगे जिसे हम कहते हैं पीईजी यानी प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो। ये इसका एडवांस वर्जन है। पीई का मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं, उसी तरह उसे ग्रोथ से डिवाइड कर दीजिए। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी 20 रुपए में सेब खरीदती है तो 1 रुपया प्रॉफिट होता है, तो पी रेशियो 20 है। 20 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 20। अब अगर इस कंपनी का ग्रोथ 20% है तो पी रेशियो और इसके ग्रोथ का इक्वेशन हो गया 20 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कंपनी ठीक स्पीड से ग्रो कर रही है और जिस स्पीड से ग्रो कर रही है उसी स्पीड से इसके शेयर भी बढ़ रहा है। पर अगर कंपनी की ग्रोथ 20% से ज्यादा है तो प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो यानी पीईजी 1 से कम हो जाएगा। मतलब अगर कंपनी की ग्रोथ 30% है तो पीईजी रेशियो 20 प्राइस अर्निंग डिवाइडेड बाय ग्रोथ यानी 30, तो ये 0.66 हो जाएगा जो कि 1 से कम है। इसका मतलब कंपनी जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से स्टॉक नहीं बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, अगर कंपनी की ग्रोथ 20% से कम है तो पीईजी रेशियो 1 से ऊपर हो जाएगा, यानी कि कंपनी के स्टॉक जितने तेजी से बढ़ रहा है कंपनी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। अगर पीईजी रेशियो 1 से कम है, ध्यान से सुनिएगा, अगर पीईजी रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है। कंपनी के स्टॉक कंपनी के लेवल तक अभी भी नहीं पहुंचे हैं और ये अच्छा समय है उस कंपनी के स्टॉक को खरीदने का। पर अगर पीईजी रेशियो 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब कंपनी के प्राइस जितने बढ़े हैं उससे कहीं ज्यादा उसके स्टॉक बढ़ गए हैं। इसका मतलब कंपनी का स्टॉक प्राइस ओवर वैल्यूड है और इसको खरीदने में रिस्क है। इसके बाद जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है प्राइस टू बुक रेशियो, पीबी रेशियो। आप सभी एसेट का मतलब जानते होंगे। कंपनी के पास जो बिल्डिंग है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट्स है, कैश है, सब कुछ एसेट में आता है। इसके उलट कंपनी ने जो लोन लिया है वो उसकी लायबिलिटी में आता है। इनके बीच का डिफरेंस ही कंपनी की टोटल बुक वैल्यू है। ये बुक वैल्यू हुआ। अब कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या होती है? बहुत सिंपल है, एक शेयर की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टोटल शेयर्स। इन दोनों के बीच का रेशियो ही कंपनी की प्राइस टू बुक रेशियो होता है। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ कंपनी। वैसे इन दोनों से आपको कंपनी का आइडिया लग सकता है, लेकिन सिर्फ यह कह देना ये काफी है कंपनी के शेयर प्राइस के मूवमेंट को समझने के लिए, तो शायद वो सही नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और कॉम्प्लेक्स मैथ्स में जाते हैं। ध्यान रहे कि यह कॉम्प्लेक्स मैथ्स टेक्निकल इंडिकेटर्स है। इनका स्टॉक की वैल्यू, कंपनी के एसेट लायबिलिटी, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो कॉम्प्लेक्स मैथ्स हम समझने जा रहे हैं वो है ब्राउनियन मोशन। अब आप ये बताइए कि ये किसके नाम पे पड़ा, कब पड़ा, क्यों पड़ा और इसके खौफनाक से दिखने वाले फॉर्मूले का आपका कोई काम है? शायद नहीं। तो हम सिर्फ ब्राउनियन मोशन का कॉन्सेप्ट और उसका एप्लीकेशन यानी इस्तेमाल समझेंगे। स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक काफी रैंडमली घूमता है। ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। मतलब यह समझना बहुत मुश्किल है कि आगे कहाँ जाएगा। पर यह लाइन देखिए जो कि सीधी चल रही है और स्टॉक की प्राइस कभी इस लाइन से ऊपर और कभी इस लाइन से नीचे जाती है। क्या ये समझा जा सकता है कि अगली लाइन कहाँ जाएगी? बिल्कुल नहीं। पर ब्राउन साहब ने इसमें कुछ डेटा निकाले। पहला डेटा, ये लाइन सबसे ऊपर कहाँ तक जाती है और सबसे नीचे कहाँ तक जाती है। इन दोनों के बीच का जो गैप है, जिसे हम स्टॉक मार्केट में स्प्रेड भी कहते हैं, यह इस स्टॉक का स्प्रेड है और स्टॉक इसी रेंज में रहती है। यह समझने में आसानी हुई कि एक मोशन में कितनी भी रैंडमनेस हो उसकी एक रेंज होती है। इसी रैंडमनेस को स्टॉक मार्केट में स्टोकैस्टिक भी कहते हैं। तो एक स्टॉक के जजमेंट में जो जरूरी बात है वो यह कि आप इस रेंज को समझें। उम्मीद है यहाँ तक आप मेरे साथ चल रहे होंगे। स्टॉक प्राइस, उसका मूवमेंट, ऊपर गया और भी ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, सबसे ऊपर और सबसे नीचे के बीच का डिफरेंस उस स्टॉक की रेंज है। अब स्टॉक की मूवमेंट धीरे धीरे भी हो सकती है, तेज तेज भी हो सकती है। पहले में फास्ट मूवमेंट है और दूसरे में स्लो। इसका इम्पैक्ट इस बात पर भी पड़ता है कि रेंज की इंपॉर्टेंस कितनी है। एक फास्ट मूविंग स्टॉक या फिर स्टॉक मार्केट की भाषा में एक वोलेटाइल स्टॉक अपने रेंज को आसानी से ब्रेक कर सकता है, पर एक लो वोलेटिलिटी वाला स्टॉक अपने रेंज को जल्दी ब्रेक नहीं कर पाता है।
इस रेंज से टूटने के बाद यह पॉसिबल है कि जिस डायरेक्शन में भी रेंज टूटा है स्टॉक उसी डायरेक्शन में और भी भाग सकता है। मतलब अगर ऊपर का रेंज टूटा तो और ऊपर यानी बुलिश, और नीचे का रेंज टूटा तो और नीचे यानी बियरिश। इसके बाद का जो मैथ्स है वो है स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज। एवरेज हम सब जानते हैं, बड़ा बेसिक सा काम है, पर अब हम आपको इसके आगे ले चलते हैं। मानिए एक स्टॉक की मूवमेंट हर दिन के हिसाब से कुछ ऐसी थी, पहले दिन 80, दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 90, फोर्थ दिन 110, वैसे करके। इसका एक सिंपल एवरेज कितना हुआ, टोटल प्राइस 880 डिवाइडेड बाय 8 डेज यानी 110। अब अगर इसका एवरेज हम कुछ अलग तरीके से निकालें, जब स्टॉक 80 से 100 गया तो इसका एवरेज कितना हुआ, 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 यानी 90। सही है। अब 100 से वापस 90 चला गया तो इसका 3 दिन का एवरेज हुआ 100 प्लस 80 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 90। इसके बाद ये 110 चला गया, इसका एवरेज हो गया 100 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 110 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 95। मतलब जैसे जैसे स्टॉक के प्राइस बदल रहा है इसका एवरेज भी बदल रहा है। इसे कहते हैं मूविंग एवरेज। इस मूविंग एवरेज का एक ड्यूरेशन होता है। अब कोई स्टॉक 15 साल से मार्केट में है, हम लास्ट 15 साल का एवरेज नहीं निकाल सकते हैं, वो मायने भी नहीं रख सकता है, तो इसलिए हम कुछ ड्यूरेशन का, लास्ट 10 दिन, लास्ट 15 दिन, लास्ट 1 महीने की जो प्राइस है उसका एवरेज निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें लास्ट दिन का मूविंग एवरेज लिया, मतलब एवरेज निकालने के लिए मैं सिर्फ लास्ट 5 दिन के स्टॉक मूवमेंट को कंसीडर करूंगा और उसका एवरेज निकालूंगा। इस टेबल में आपको 8 दिन का स्टॉक मूवमेंट दिख रहा है। अगर आप 5th डे के एंड में मूविंग एवरेज निकालेंगे तो वो आएगा 510 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 102। 6th डे में पहला दिन कंसीडर नहीं होगा तो मूविंग एवरेज होगा 530 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 106। 7th डे में 110 और 8th डे में 122। कहने का मतलब मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, पर स्टॉक तो 6th डे नीचे गिरा था। इसको इसी तरह से बोला जा सकता है कि भले ही स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन इसका मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, इसलिए यह स्टॉक बुलिश है। दो ब्राउनियन मोशन के यूज से स्टॉक का रेंज समझ में आ गया और मूविंग एवरेज से स्टॉक का ट्रेंड समझ में आ गया। इस मूविंग एवरेज और ब्राउनियन मोशन को मिलाकर स्टॉक मार्केट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर काम आते हैं, जैसे स्टोकेस्टिक RSI, बॉलिंजर बैंड। इन इंडिकेटर्स के मदद से आपको एक स्टॉक या एक डेरिवेटिव के अप्रोक्सीमेट मूवमेंट का अंदाजा लग सकता है। इससे यह भी पता चलता है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कोई स्टॉक ज़्यादा बुलिश है या ज़्यादा बियरिश है। आप जिस भी ब्रोकरेज अकाउंट में डील करते हैं उसमें ये सारे इंडिकेटर्स आपको चार्ट में दिख जाएंगे। मेरी स्टार्ट की बात याद है, आलू, प्याज, अलजेब्रा। उसी तरह एक एग्जाम्पल और है, पेड़ के तने पर पत्ते निकलते हैं। इसके कई पैटर्न होते हैं, एक बायां आ गया, फिर एक दायां आ गया, एक बायां आ गया, एक उसके ऊपर आ गया। इस पैटर्न्स की पढ़ाई को फाइलोटैक्सी कहते हैं। इसमें से एक पैटर्न थोड़ा यूनिक होता है, उसमें एक पत्ते निकलते हैं, उसकी थोड़ा ऊपर 2 पत्ते निकलते हैं, फिर थोड़ी दूर और थोड़ा ऊपर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13, फिर 21। ऐसे ही पत्ते निकलते रहते हैं स्पाइरल की तरह। यह शेप आपको कई जगह मिल जाएगा, शंख में, पाइनएप्पल में, कई जानवरों की स्पाइन में, स्पेस में। कुछ खास है इस शेप में। आपने नोटिस किया इस शेप में एक मैथ्स भी है, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 एंड सो ऑन। यहाँ पर हर अगला नंबर अपने पिछले 2 नंबर का सम है। 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8। इस मजेदार नंबर की सीरीज को फिबोनाची कहते हैं और दूसरे नंबर से पहले के रेशियो को फिबोनाची रेशियो कहते हैं। जैसे 1/2 = 0.5, फिर 2/3 = 0.66। स्टॉक मार्केट में फिबोनाची का इस्तेमाल लेवल्स ढूंढने के लिए किया जाता है। लेवल्स समझाता हूँ। अगर एक स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो कभी आंख बंद करके लगातार जिंदगी भर ऊपर नहीं जाएगा। वो ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। अब ये थोड़ा सा नीचे मतलब कितना नीचे हुआ? जैसे ही नीचे आना शुरू हुआ बहुत सारे इन्वेस्टर स्टॉक बेच देते हैं, पर अगर हमें ये समझ में आ जाए कि ये थोड़ा सा नीचे कितना नीचे है तो शायद हम स्टॉक बेचेंगे नहीं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। वहाँ यूज होता है इस फिबोनाची का, जिसको हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट करते हैं और हम उसको इस तरह से चार्ट में प्लेस करते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से यहाँ जा रहा है तो हमने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो हम लोग को किसी भी ब्रोकरेज के इंडिकेटर में दिख जाता है वहाँ प्लेस करेंगे
और अब ये स्टॉक यहाँ से नीचे जा रहा है। आप ये देखिए, ये अपना जो पहला रेशियो है जो 38.2% है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये यहाँ से रिट्रेस होके वापस फिर से ऊपर जा रहा है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता तब हम बेच देते, पर अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता है तो हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, कुछ भी सेल नहीं करेंगे। और यहाँ इस स्टॉक के मूवमेंट को समझने के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करेंगे। पर इन सारे कॉन्सेप्ट के बाद भी ऐसे गारंटी नहीं है कि आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट ही होगा या लॉस ज़्यादा होगा, पर आप एक ओवरऑल आइडिया ले सकते हैं स्टॉक मार्केट का, जिससे आपको एक अंदाज हो जाता है कि स्टॉक की मूवमेंट कैसी होगी। इनके अलावा भी कई बातें हैं और इनके अलावा इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला के एक फ्रेश कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम लोग प्राइस एक्शन कहते हैं। प्राइस एक्शन हम अगले एपिसोड में समझेंगे, और उम्मीद है कि इन मैथमेटिक्स के इस्तेमाल को आपने समझ लिया होगा। इनको लेके अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और इसको डिटेल्स में समझिए, इनके एप्लीकेशन को समझिए। इनका नाम फॉर्मूला नहीं भी समझे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इनके एप्लीकेशंस को समझिए। थैंक यू।